नमस्ते दोस्तों। ये ना आकाशवाणी है ना दूरदर्शन और ना ही कोई टीवी का चैनल। ये है लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का मंच, जहाँ शब्द संवेदना और सच्चाई लेती है जन्म, जहाँ अभिनय बोलता है और कहानी सांसें लेती है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नाटक, रूपांतर। ये नाटक एक सफल उद्योगपति सत्यम और उसकी पत्नी साक्षी की कहानी है। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। दोनों साथ समान गति और संतुलन के साथ चलें तो राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जिंदगी गुलजार बनी रहती है। लेकिन अगर इनमें से एक भी आगे या पीछे हो जाए तो वही जीवन धीरे धीरे बोझ बनकर कंधों पर आ टिकता है। आज की भागदौड़, महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं की से भरी दुनिया में ये संतुलन बनाए रखना क्या सचमुच आसान है? चलिए, आप नाटक का मजा उठाइए। उससे पहले हम आपको इस नाटक के किरदार से मिलवाते हैं। साक्षी, जो इस बारी हमारे साथ पहली बारी जुड़ रही हैं, साक्षी का किरदार निभा रही हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा। हेलो। ये हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। और रश्मि साबले, जो मेरे साथ हमेशा आपने नाटक में देखी हैं, वो हमारे साथ इस समय जर्मनी से जुड़ रही हैं। रश्मि साबले इस नाटक की सूत्रधार हैं और मैं सत्यम का किरदार निभा रही हूँ, यानी कि साक्षी के पति का। तो आनंद लीजिए इस नाटक का रूपांतर। सत्यम, अजी उठिए। सुबह के 8 बज रहे हैं। आपको याद है ना आज कौन सा दिन है? हाँ, आज बहुत विशेष दिन है साक्षी। अमेरिका वाले क्लाइंट से मीटिंग है और अगर उसके साथ डील पक्की हो गई तो ये समझो अगली फैक्ट्री अमेरिका में लगेगी और मेरा कारोबार वहाँ भी फैल जाएगा। बस आज भगवान से मेरी सिफारिश करना कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए। कहने को तो शादी की सालगिरह का दिन पति पत्नी के लिए विशेष होता है। बहुत सारी यादें समेटे, आने वाले कल के सपने संजोए हो रहता है। लेकिन साक्षी के लिए ये दिन हर साल की तरह इस साल भी आम दिनों की तरह ही बीतने वाला है। ना कोई पार्टी, ना कोई खास तरह से मनाना। सत्यम को याद दिलाने का भी कोई फायदा नहीं। उसे उस दिन को मनाने का चाव ही नहीं। उसके लिए बस यही रोज का चक्कर, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। अरे, आपको मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मैं हूं इस कहानी की सूत्रधार। और भी बहुत कुछ हूं, अभी नहीं बाद में बताऊंगी। ऑफिस की मीटिंग के अलावा आज का दिन कुछ खास है, ये शायद साक्षी याद दिला रही है। आपको कुछ याद रहता है? बस मीटिंग और कुछ नहीं? हाँ, याद आया, आज मकर संक्रांति है। देखो, अब ये ना कहना कि कॉलोनी के लोगों के साथ पतंग उड़ाने चलिए। एक काम जरूर करूंगा, नहा धोकर पूजा करने के बाद दान जरूर कर दूंगा। बिल्कुल नहीं कहूंगी। अरे कल लोहड़ी थी। क्या मैंने आपसे कहा कि आप चलिए? नहीं ना? नहीं कहा ना? लेकिन मैं वहां गई थी और मैंने वहां गाना भी गाया था। क्या तुमने सबके सामने गाना गाया? हाँ, मैंने सबके सामने गाना तो गाया ही और सबके साथ डांस भी किया। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जानती हो साक्षी, जब हम छोटे थे तो घर घर लोहड़ी गाते हुए जाते थे। और जानती क्या गाते थे? सुंदर मुंदरिए हो, तेरा कौन बेचारा हो, बेचारा हो। दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे हो। दी तीवे आई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी हो। दस आलू पाटा हो। हो। तो ये सब हम गाते थे। और जिस जिस घर में हम जाते थे,
हमें पैसे मिलते थे और रेवड़ी गजक खाने को मिलती थी, और हम लोग बोलते थे हुक्का भाई हुक्का ए घर चंगा, ऐसे बोल के फिर आगे बढ़ जाते थे। तो अरे हमको गजक खाने वाह! को मिलती थी। हाँ। तो मतलब आप गाते भी हैं? आज का दिन तो बहुत खास है। आपको याद नहीं आ रहा है फिर भी खास है। मुझे भी कोई गीत सुना दीजिए इसी अरे उपलक्ष्य भाई, में। अभी अभी दफ्तर जाना है मुझे। प्लीज सुना दीजिए ना। अच्छा, तो सुनो। तिल मूंगफली गुड़ रोड़िया, तिल मूंगफली गुड़ रोड़िया, रबा अरदास साड़ी तिया पुता दिया मनो लोड़िया, रबा अरदास साड़ी तिया पुता दी मनो लोड़िया, सबनों लोड़ी दी वधाई होवे, सबनों लोड़ी दी वधाई होवे, कर कर भले लोड़ी खुशी कर कर छाई वाह! होवे, पतिया पुता दी मनाओ लोड़ी, या पुता दी मनाओ लोड़ी, खुशियां दा दिन आया अज रज रज पाओ लोड़ी, खुशियां दा दिन आया अज रज रज पाओ लोड़ी, क्या मोह बात! दा विसारो ना, मोहतियां दा विसारो ना, रब दिया रहमतां नू लोको को मारो ना, रब्बा दिया रहमतां नू लोको को मारो ना। साक्षी समझ गई कि सत्यम को याद नहीं कि आज उनकी शादी की 7वीं सालगिरह है। हाँ, और खैर, सत्यम को शादी की वर्षगांठ मनाने का चाव हो या ना हो, साक्षी को तो था। वह सुबह सुबह सज धज कर तैयार हो गई। हाँ, ये साक्षी सुबह सुबह इस तरह तैयार क्यों हो गई? कोई आने वाला है या उसे कहीं बाहर जाना है? ये पहली बार तो हुआ नहीं। आजकल कई अरसे से देख रहा हूँ, ये सुबह सुबह सज धज कर तैयार हो जाती है। ये माजरा क्या है? पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। ये घंटी इतनी सुबह सुबह कौन बजा रहा है? रुकिए मैं देखती हूँ। अरे साक्षी, तुम्हारे हाथों में ये गुलदस्ता, ये फूल किसके लिए है? कोई आने वाला है या किसी ने भेजे हैं? आपको तो कुछ याद नहीं रहता। जानते हैं आज कौन सा दिन है? कुछ याद करने की कोशिश तो करिए। अरे देखो भाई, सप्ताह का कोई दिन है ये पता है, पर ये पक्का मालूम है आज इतवार नहीं है। चलिए छोड़िए इस बात को। नहा धोकर तैयार हो जाइए, फिर नाश्ता करते हैं। आज का नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। साक्षी सोच रही थी कि शायद फूल देखकर सत्यम को शादी की सालगिरह याद ही आ जाए, और अगर मीटिंग अच्छी हुई तो वह कहीं बाहर जाने के लिए मान जाए। मन ही मन उम्मीद बांध रही थी। खस्ता कचौड़ी, पूरी आलू की सब्जी, गरम गरम जलेबी, हलवा, अरे ये सब किसके लिए? क्या कोई नाश्ते पर आ रहा है? हाँ, आप आ गए हैं ना नाश्ते पर। देखिए पकवान की सुगंध से सारा घर महक रहा है। आपको पसंद आएगा आज का नाश्ता, सब आपकी पसंद का है। सत्यम मन ही मन सवालों की भीड़ में घिरा जा रहा था। आखिर ये माजरा क्या है?
सुबह सुबह साक्षी का तैयार होकर बढ़िया साड़ी पहनना, फूलों के गुलदस्ते का आना और अब विशेष नाश्ता। खैर, बिना कुछ कहे वो चुपचाप नाश्ता करता रहा, लेकिन दिमाग में अनेक बातें उसे व्याकुल कर रही थीं। नाश्ते के बाद सत्यम फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था कि साक्षी ने एक बार फिर से शादी की सालगिरह याद कराने की कोशिश करते हुए कहा। सुनिए सत्यम, जाने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए आज के दिन के बारे में। कहीं कुछ खास बात भूल तो नहीं रहे? अरे हाँ, इस देखो नाश्ते के चक्कर में ऑफिस की फाइल ही ले जाना भूल रहा था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, नहीं तो घर वापस आना पड़ता। सत्यम फाइल लेकर बाहर आया, तब उससे रहा नहीं गया। उसने साक्षी से पूछा। साक्षी, तुम कहीं बाहर जा रही हो? ये फूलों का गुलदस्ता किसके लिए लेके जा रही हो? ये गुलदस्ता मैंने एक स्पेशल इंसान को देने के लिए मंगवाया था और उसे रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद हैं। अच्छा चलिए, ये आपको इतने पसंद आ रहे हैं तो आप ही रख लीजिए। कुछ काम से मैं बाहर जा रही हूँ, दोपहर तक घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है? उधर साक्षी अपनी धुन में खुद से बातें कर रही थी और इधर गुलदस्ते के महकते फूल और प्यार के गीत ने सत्यम के दिमाग को हिला कर रख दिया। साक्षी ने मुझसे कहा किसी के लिए मंगवाए हैं। आखिर ये विशेष इंसान कौन है? या मुझसे झूठ कह दिया किसी के लिए मंगवाए हैं? मुझे पता करना होगा कि आखिर साक्षी को किसने ये फूल भेजे हैं। साक्षी चाबी का गुच्छा उंगलियों में घुमाती हुई कार की तरफ चली गई। उसने भी सत्यम को शादी की सालगिरह के बारे में याद नहीं दिलाया और ना ही ये बताया कि वो उसके लिए उपहार खरीदने जा रही थी। हर साल मैं ही शादी की सालगिरह पर सत्यम के लिए उपहार लाती हूँ। वो तो आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। चलो, कोई बात नहीं। कभी न कभी मेरे लिए भी वो लाएंगे, अवश्य लाएंगे। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। साक्षी कार चलाते चलाते मुस्कुराकर अपने आप से बातें कर रही थी और उधर सत्यम हैरान परेशान अपने ऑफिस के लिए निकल गया। देख लेना साक्षी, उपहार लेने के बाद इस साल भी सत्यम का यही डायलॉग रहेगा। अरे, उपहार लेना देना तो बाहरी लोगों के साथ जरूरी व्यवहार होता है। तुम्हें जो चाहिए तुम कभी भी ले सकती हो। मुझे जो मन करता है मैं खरीद ही लेता हूँ। फिर पति पत्नी के बीच आज ही के दिन ये औपचारिकता क्यों? यही कहेंगे हमेशा की तरह। साक्षी के बारे में, फूलों के गुलदस्ते के बारे में सोचते सोचते सत्यम ऑफिस पहुंच गया। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से इतनी सुबह घर से निकल गई। अभी तो बाजार भी पूरा नहीं खुला होगा। कुछ महीने से साक्षी में बदलाव देखकर न जाने क्यों मेरे मन में उथल पुथल मची है। साक्षी के व्यक्तित्व में एक ऐसा अलग सा निखार और आकर्षण आ गया है। आत्मविश्वासी हो गई है। कपड़े पहनने ओढ़ने में सराहनीय सुधार नजर आने लगा है, जिसके कारण वह और भी सुंदर लगने लगी है। ये सब ऐसे ही तो रातों रात हुआ नहीं होगा। ये जिस स्त्री की चुप्पी तूने सालों तक अनसुनी की, आज उसकी मुस्कान और गीत तुझे डराने लगे। आखिर क्यों? अब तुम ही बताओ, मन परेशान क्यों ना हो? चुपचाप खामोश रहने वाली साक्षी अब दिन रात बिंदास चहकने लगी है। 7 बरस में खामोशी का पैराहन ओढ़े हाँ में हाँ मिलाने वाली एकाएक इतनी चुलबुली कैसे हो गई? इतना बदलाव यूं ही तो नहीं आता।
दाल में ज़रूर कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। जानते हो, मेरे दोस्त अंकुश का एक शादीशुदा औरत सुगंधा के साथ चक्कर चल रहा है। वह अक्सर कहता है, उसकी प्रेमिका उसे रिझाने के लिए नई तरह से तरह-तरह के सच संवर के आने लगी है। जब से वह प्रेम में पड़ी है, उसे किसी की परवाह ही नहीं है, ना समाज की, ना ही अपने पति की। और उसके पति को भी तो ऐसे भी ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं क्या करूं? मेरा दोस्त कहता था, हर स्त्री समय और प्रेम चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि तू सत्यम फैक्ट्री का काम ही करता रह जाए और भाभी को कोई और उड़ा कर ले जाए। वैसे भी सुंदर फूल देखकर भंवरे तो मंडराने ही लग जाते हैं। थोड़ा समय भाभी को भी दिया कर, जरा होशियार रहना, नजर रखना भाभी पर। वैसा देखकर, ऐसा वो जब मुझे कहता था, तो मैंने भी अब सोचती हूँ, देखा जाए तो मैंने भी उसे समय कहाँ दिया है। अगर कोई और, नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओह, तो दोस्त की बात सुनकर तुम अपनी पत्नी पर शक करने लगे? क्या साक्षी का खुश रहना अपराध है, या तुझे डर है कि कहीं तू ही पीछे ना छूट गया हो? शक रिश्तों को खा जाता है। सवाल ये नहीं कि साक्षी बदली, क्योंकि सवाल ये है कि तू रुका क्यों? जब रिश्तों में संवाद कम हो जाए तो शक जन्म लेता है और रिश्ते मुरझाने लगते हैं। कितना कठोर था मैं। कुछ साल पहले की बात है, हमारी शादी को यही कोई 6 महीने हुए थे। साक्षी ने मेरे साथ समय बिताने की मांग की थी, और मैं उस पर चिल्ला पड़ा था और ये कहकर चुप करा दिया कि मेरी जिंदगी का मकसद है बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस की तरक्की। उसमें मुझे कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। क्या अब समझ में आ रहा है? प्रेम एक ऐसा पौधा है जिसे भावनाओं से सींचना पड़ता है। जिसे प्रेम को समय न मिले, हाँ, जिस प्रेम को समय न मिले, वह या तो सूख जाता है या खुद को बचाने के लिए बदल जाता है। उसने बस थोड़ा साथ और थोड़ी मुस्कान ही तो मांगी थी, और देखो, मैंने अपने दफ्तर की फाइलों के नीचे उसकी मुस्कान और समय दोनों दबा दिए। उस दिन के बाद से उसने मुझे कभी कुछ नहीं मांगा। रिश्ते शक और खामोशी के बोझ से टूटते हैं। रिश्ते शक से नहीं, समय और संवाद से बचते हैं। सत्यम के दफ्तर का सीन। कार से उतरते ही चपरासी से फूलों का गुलदस्ता अपने कमरे में रखने को सत्यम ने कहा, और अब अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ फूलों को देखकर कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। सत्यम ने क्या कहा? आ, आज रजनीगंधा के फूलों की महक जो है ना, उससे मेरा दिमाग भन्ना रहा है। गाना, नाचना, सजना, संवरना, साक्षी ने ये सब पहले तो कभी किया ही नहीं। जरूर उसे कोई सपने दिखा रहा है। नहीं, 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 इस तरह से नहीं चलेगा। आज घर पहुंचकर मैं सच जानकर ही रहूंगा। आखिर कौन है जो साक्षी को दिन में सुनहरे ख्वाब दिखाकर रिझा रहा है, चांद का टुकड़ा बताकर फूलों के झूले पर प्यार की पींगे चढ़ा रहा है। देखो ना, मैंने ही उसे गाड़ी चलाना सिखाया, स्वतंत्र बनाया। कितनी बड़ी भूल कर दी। आज तो मुझे सब साफ साफ करना ही पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। क्या सच में कोई और है, या सिर्फ मेरे भीतर का ये शोर है? आज या तो मेरा शक टूटेगा, या मेरा संसार टूटेगा। कितनी बहुत अजीब। अजीब बात है। कितनी अजीब बात है ये कि जिसे तुमने अपने हाथों से उड़ना सिखाया, आज उसी के पंखों से डर लग रहा है। स्वतंत्रता भूल नहीं होती सत्यम,
भूल होती है उसे शक के घेरे में खड़ा करना और शक की नजर से देखना। सत्यम गाड़ी लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अनेक प्रकार के विचार उसे परेशान कर रहे हैं। पता नहीं साक्षी घर पर मिलेगी या नहीं। हो सकता है कि उस विशेष इंसान के साथ घूम रही हो। मुझे तो पक्का यकीन होने लगा है कि साक्षी के जीवन में कोई आ गया है। हो सकता है सुबह से उसी के साथ घूम रही हो। घर पहुंचकर साक्षी की गाड़ी देखकर सत्यम ने राहत की सांस ली। तो सत्यम को इतनी जल्दी घर वापस आया देख साक्षी थोड़ी परेशान, हाँ परेशान हो जाती है। सत्यम को देखकर साक्षी ने पूछा, अरे, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी फैक्ट्री से घर आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? अरे देखो साक्षी, प्रश्नों की झड़ी तुम बाद में लगाना। पहले चाय पिलवाओ और फिर तैयार हो जाओ। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे वाह! बहुत बढ़िया बात है। नेकी और पूछ-पूछ। रामू काका, जल्दी से चाय और नाश्ता भेज दीजिए, फिर हम बाहर जाएंगे। चाय पीकर सोचते हैं कि आज कहाँ चला जाए। चलिए, नदिया के किनारे घूमने चलते हैं। बड़े-बड़े लहराते पेड़ों की छाँव में, ठंडी-ठंडी हवा में नंगे पाँव घास पर चलने का आनंद लेंगे। रंग-बिरंगे फूलों से भरी क्यारियों की सुंदरता निहारेंगे और फिर वहाँ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पिएंगे और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। ठीक है? "आ, सु- हाँ ठीक है। ये सुनकर हाँ, ये सुनकर सत्यम आश्चर्यचकित हो गया। इससे पहले सारे निर्णय वही लेता था और आज अचानक साक्षी के मुंह में न जाने कहां से जबान आ गई। उसने एकदम से नदिया किनारे जाने का फैसला ले लिया। अब सत्यम को एक नई बात या व्याकुल करने लगी थी। देखो पिछले कितने सालों में मैं तो साक्षी को नदी के किनारे कभी ले ही नहीं गया। फिर उसे वहां का विस्तार पूर्ण विवरण कैसे मालूम हुआ? जरूर ये अपने प्रेमी के साथ गई होगी। साक्षी, तुम चाय पीकर तैयार हो जाना, जल्दी ही निकलेंगे। थोड़ी देर बाद साक्षी तैयार होकर आई तो सत्यम उसको देखता ही रह गया। जरदोजी के काम वाली काली शिफॉन की साड़ी, बालों में रजनीगंधा का गजरा, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और भीनी भीनी सुगंध वाला इत्र लगाए। उफ, आज साक्षी इतनी सुंदर लग रही है, जैसे ईश्वर का तराशा हुआ पुतला। आसमान से उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं। शायद इतने वर्षों में इससे पहले मैंने उसे इस नजर से कभी देखा ही नहीं। आज सत्यम को साक्षी के साथ गाड़ी में जाते हुए विशेष अनुभूति हो रही थी। सुखद एहसास के साथ साथ मन में चल रहे द्वंद्व को छुपाने का प्रयास भी कर रहा था। नदिया किनारे पहुंचकर गाड़ी से उतरते ही साक्षी बोली, देखिए, सक्षम, नदी किनारे सांझ का नज़ारा कितना सुंदर दृश्य है। सांझ का आंचल धीरे-धीरे ढल रहा है। सूर्य रात के आगोश में जाने को जैसे आतुर है और अपनी अंतिम किरणें बिखेर कर लहरों के साथ खेल रहा है। आकाश में देखिए, ढलते सूरज का केसरिया रंग कितना मनमोहक लग रहा है, जैसे कोई जादू सा बिखेर रहा हो। और जानते हैं, कुछ देर बाद जब यहाँ सन्नाटा हो जाएगा ना, तब आप महसूस करेंगे कि यहाँ सन्नाटा भी बोलता है। आप नदी की लहरों में जल तरंग सुनिएगा, ऐसा सुरीला स्वर जो कानों में शहद घोल देगा। क्या करा और जाए? मेरे ख्याल से जो साक्षी है, इसके बाद ऐसा होता है कि मैनेजर ने दोनों का स्वागत किया और एक
कोने की मेज पर ले देखो, गया और बोला, इंसान के मन में जब शक आता है ना, तो छोटी-छोटी बातें उसे असमंजस में डाल देती हैं। आज साक्षी के मुँह से ये शब्द सुनकर मैं तो उसे विस्मय से देखता ही रह गया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि साक्षी का ये असली रूप है या किसी के प्यार में पड़ने का बदलाव। अब अरे तुम ही बताओ। सत्यम, आप तो कुछ बोलिए ना। आप बिल्कुल ही चुप हैं। क्या सोच रहे हैं? आप कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिए, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अरे नहीं, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही मनभावन दृश्य है। मैं काम में शायद इतना व्यस्त रहा कि मैंने तो प्रकृति का ये रूप कभी सराहा ही नहीं। तो चलिए कॉफ़ी पीने चलें? वहाँ बैठकर नदी का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं उस रेस्टोरेंट के दरवाजे जैसी बड़ी-बड़ी काँच की खिड़कियाँ हैं और उनसे बाहर का नज़ारा एकदम साफ दिखाई देता है। हाँ, 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 चलो साक्षी, वहाँ चलकर बैठते हैं। हाँ, चल तो रहे हैं, लेकिन अंदर घुस के बहुत आपको रोमांटिक माहौल मिलेगा। आप परेशान ना हो जाइएगा। धीमी रोशनी में बहुत ही सुरीला-सा संगीत बजता है। मैनेजर ने दोनों का स्वागत किया और एक कोने की मेज पर ले गया और बोला, आपकी पसंदीदा जगह मैडम। मैनेजर की बात सुनकर सत्यम के मन में शक की बात और गहराई पकड़ने लगी। ये रोमांटिक माहौल, मैनेजर की साक्षी से बातचीत और फिर मैनेजर का कहना आपकी पसंदीदा कोने की टेबल, मुझे तो अब पक्का विश्वास हो गया है कि साक्षी यहाँ किसी के साथ आती रही है। बस उसके मुंह से सच्चाई जानने के लिए आतुर हूँ मैं। वेटर, 2 कॉफ़ी, 2 प्लेट समोसे और 1 प्लेट पालक की पकौड़ी लेकर आइएगा। सत्यम, यहाँ के समोसे और पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। आपको बहुत पसंद आएँगे। आज साक्षी के साथ आने पर सत्यम को ऐसा लगने लगा जैसे वह उससे पहली बार मिला हो। अब सच्चाई जानने को उत्सुक सत्यम से रहा न गया और मन में चल रहे द्वंद को समाप्त करने के लिए उसने साक्षी का हाथ में हाथ लिया और बड़े सहज भाव से बोला, साक्षी, एक बात पूछूं? हाँ, बुरा हाँ। तो नहीं मानोगी? आज सुबह से देख रहा हूँ तुम बहुत खुश हो। कोई खास वजह? पूछिए ना, पति-पत्नी में संकोच कैसा? पर ये बताइए, खुश होना अब वजह माँगने लगा है? क्या या खुश हूँ इसलिए सवाल ज़रूरी है? सवाल नहीं, शायद डर है। तुम बदली-बदली सी लग रही हो, मेरा मतलब है आज तो साक्षी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये काली साड़ी, ये बिंदी और ये खिलखिलाता हुआ चेहरा, आज तुम गजब ढा रही हो। लेकिन मैं इधर कुछ समय से तुम में बहुत बदलाव महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? आखिर इसका रहस्य क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे इससे पहले कभी ध्यान से देखा ही नहीं। मैं भी बहुत हैरान हूँ। आप इस वक़्त ऑफ़िस में नहीं, मेरे साथ मेरी प्रिय जगह पर बैठे हैं। मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझे देख रहे हैं, मोबाइल को नहीं। है ना ये भी आश्चर्य की बात? वो तो तुम सही कह रही हो। लेकिन तुम इतना कैसे बदल गई? और तुम्हें इस जगह के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? अरे, थोड़ी साँस ले लीजिए। आप इस प्रश्न का सहज सा उत्तर सुनना चाहेंगे? हाँ, 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 बिल्कुल साक्षी, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ इस बदलाव के बारे में जानने के लिए। तो सुनिए, ये बदलाव किसी और के लिए नहीं, अपने लिए है। तो दिल थाम के सुनिए, मुझे प्यार हो गया है। ये सुनकर सत्यम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। साक्षी के बोले शब्द सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
अब सत्यम को घबराहट होने लगी। उसे लगने लगा कि साक्षी जिस आदमी से प्यार करती है शायद उसे वो भी जानता है। एसी रेस्टोरेंट में बैठे होने के बावजूद उसके माथे पर पसीना छरछरा उठा। थोड़ी अ, हिम्मत जुटाकर बोला, साक्षी, कौन है वो शख्स जिससे तुम प्यार करती हो? क्या मुझे बताओगी? इस बारे में आप सुनेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। क्या मैं उसे जानता हूँ जिससे तुम प्यार करती हो? जी हाँ, आप उसे अच्छे से जानते हैं। हाँ, जानते तो हैं, लेकिन आपने उसे अब तक समझा नहीं है। देखो, तुम बिना संकोच के मुझसे खुलकर बात करो कि तुम किससे प्यार करती हो। मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। बिल्कुल जनाब, आपको पूरा हक है जानने का कि मैं किससे प्यार करती हूँ। काश मैंने उससे पहले इतने करीब से जाना होता। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल देता है। जानते हैं, प्यार एक झरना है जो रगों में अनवरत बहता है। देखो साक्षी, अब प्लीज पहेलियां बुझाना बंद करो। हम भी तो जाने कि वो कौन है जिसने हमारे प्यार से प्यार करने की गुस्ताखी की है। तो सुनिए, जब मुझे तन्हाई परेशान करने लगी, तब मैंने खुद को पहचानने का एक सुखद प्रयास किया। अपने को पहचान कर अपने से दोस्ती कर ली। मन के राज बताकर जी का बोझ हल्का करने लगी और धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और मैं खुद से प्यार करने लगी। मुझे अपने से प्यार हो गया और क्या तुम सच कह रही हो साक्षी? बोलो ना साक्षी, तुम्हें मेरी कसम। हाँ, हाँ, 16 आने सच। मुझे अपने साथ वक़्त बिताना बहुत अच्छा लगने लगा। जो चीज़ें मुझे पसंद थीं और शायद मन के किसी कोने में दबी पड़ी थीं, उनको एक बार फिर गले लगाकर मुझे आनंद मिलने लगा। जैसे संगीत, नृत्य, लिखना, पढ़ना, बस इसी प्यार ने मुझे बदल दिया। साक्षी की ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे सत्यम के शरीर में फिर से स्पंदन होने लगा, जिस तरह पानी में कंकड़ फेंकने से हलचल होने लगती है। सत्यम के मन में भी खुशी की लहरें हिलोरे लगने लगी। काश साक्षी, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताया होता तो तुम दुख और तन्हाई के दौर से ना गुजरती। आप शायद जानते नहीं कि स्त्री जहाँ रहती है, एक ही समय में स्वयं से स्वयंभू बनकर स्वयं को स्थापित और निर्वासित कर लेती है। सत्यम को राहत की सांस तो आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है आज वो सारी बातें जानकर दम लेने वाला है। उसने अच्छा पूछा, साक्षी, ये तो बताओ कि रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता तुमने किसके लिए मंगवाया था? और वो विशेष पकवान नाश्ते में किसके लिए बनवाए थे? कौन आने वाला था? इतने में वेटर कॉफी, समोसे और पकौड़े ले आया। सत्यम का जिज्ञासु मन न खाने में था न पीने में। वो सारी बातें उसी समय जानना चाहता था। सत्यम, रुकिए, पहले कॉफ़ी पीजिए और समोसे खाइए, ठंडा हो रहा है। नहीं, साक्षी तुम बात करती रहो। आज तुम्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और तुम भी पीती रहो, लेकिन मुझे आज सुबह के नाश्ते और फूलों के बारे में जल्दी से बताओ। वो गुलदस्ता तो मैंने आपके लिए ही मंगवाया था। शायद काम में व्यस्त रहने की वजह से आप भूल गए कि आपको रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है। सोचा शायद फूल देखकर आपको याद आ जाए कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और इसीलिए खास नाश्ता भी आपके लिए ही बनवाया था। तुम्हारी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई है। ऐसा लग रहा है मेरे मन से मनोबोझ उतर गया है। मैं काम काज में इतना मसरूफ हो गया था
कि मैं भूल ही गया कि रजनीगंधा के फूल मुझे बेहद पसंद थे। याद है, शादी के समय भी रजनीगंधा के ताज़े फूलों से सारी सजावट करवाई थी। रजनीगंधा की वही भीनी-भीनी खुशबू आज भी मेरे जीवन को बहका रही है। महक को कैद नहीं किया जा सकता सत्यम, महसूस किया जाता है। हाँ साक्षी, मैं तो भूल ही गया था कि आज का दिन हमारे लिए विशेष है। आज हमने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। काम, ऑफ़िस की दौड़-भाग, ज़िम्मेदारियाँ, सब कुछ याद रहा, पर तुमसे जुड़ी तारीख मेरे हाथों से फिसल गई। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। हर साल इस दिन को हम खास तरह से मनाएंगे। अ, और अब आप सुनिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, जिसको आपने बेचैन कर रखा है। मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से आप यहाँ आए हैं, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं कि मुझे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये बात आपको परेशान कर रही है, सही कह रही हूँ ना? हाँ, सही कह रही हो। ये बात इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ कभी आया ही नहीं। फिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे विस्तार पूर्वक पता है? मुझे इस जगह की जानकारी टीवी के एक कार्यक्रम द्वारा मिली थी। जब मैं अकेलेपन से बहुत घबराने लगी, तब मैंने यहाँ आना शुरू किया। नदी के किनारे आकर नारंगी सांझ ओढ़कर ख्वाबों पर आशा की धूप मलती रही। उम्मीद का दामन थाम कर दम तोड़ती ख्वाहिशों को संजीवित कर आपके साथ बिताए पलों की यादों को सांसों से सहलाती रही। साक्षी, तुमने मेरी वजह से बहुत अकेलापन झेला है। मैं सचमुच तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाँ, पहले तो मुझे आपकी बेरुखी से बहुत तकलीफ होती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि आपकी ज़िंदगी में मेरे लिए ना कोई समय है और ना ही कोई विशेष स्थान है। जब से मुझे खुद से प्यार हो गया, हर चीज़ को देखने और समझने का नज़रिया भी बदल गया। मैं समझने लगी कि आप भी मुझे प्यार करते हैं। मुझे हर सुख-सुविधा देने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। जानते हैं, प्रकृति की खूबसूरती में खोकर मैं अपनी तन्हाई भूलने लगी थी। आज साक्षी बोले जा रही थी। उसकी बातें सत्यम के मन पर पड़े शक के जालों को हटा रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा शक का कोहरा छट गया था। रिश्ते शक और कहने से नहीं, भरोसे से पनपते हैं। साक्षी, तुम विचारों की इतनी धनी हो और मन की बहुत अच्छी हो। आज मैं जान गया हूँ कि जब तक मन अपने ही मूल्य को नहीं पहचानता, तब तक दूसरों से मान की भीख मांगता है और वही अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। फिर निराशा हाथ लगती है। ये कहना गलत ना होगा कि जहाँ शक खत्म होता है, वहाँ संवाद जन्म लेता है और जहाँ आत्म प्रेम होता है, वहीं संवाद टिकता है और वहाँ संबंध नए सिरे से जी उठते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखकर मन में अनेक ख़्याल आने लगे और कुछ समय बाद पन्नों पर उतरने लगे। तो इसी खुशी में पेश है मेरी लिखी चंद पंक्तियाँ। सुनना चाहेंगे क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सुनाओ। आज तो तुम बोलते जाओ, मैं सुनता रहूँगा। चलिए आज आपको समय मिला मुझे सुनने के लिए। मुझे बिल्कुल। बहुत खुशी हो रही है। तो पेश है। अब मैं अपने अंबर की वादियों में ख्वाहिशों का परवान चढ़ाकर आत्मविश्वास का अलख जगाती हूँ। अपने हिस्से का अंबर गढ़ती हूँ, तितली की मानिंद उड़ती हूँ। मेरे अंबर की वादियों में कलरव करते हैं ख्वाबों के परिंदे, उड़ते हैं ख्वाहिशों के बादल, मचलते हैं भावनाओं के एहसास और चमकते हैं आशाओं के सूरज। महकती है स्वरचित कविताएं, गुनगुनाती हैं उम्मीदों की गज़लें, गूंजती हैं सपनों की ठुमरियाँ, लहराती हैं आशा की पतंगें। चलती हैं प्रीत की हवाएं और बजती हैं खुशियों की शहनाई, क्या बात है! बजती हैं खुशियों की शहनाई।
साक्षी द्वारा ये सृजनात्मक शब्द कानों में अमृत घोल रहे थे। आज सत्यम को गर्व हो रहा था कि उसकी जीवन संगिनी आत्मविश्वास से लबरेज है, प्यार और सम्मान की हकदार है। साक्षी का सहनशील, समझदार और सृजनात्मक रूप देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया और साथ ही साथ उसे अपनी घटिया सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। आज वह खुद को साक्षी के सामने बहुत तुच्छ महसूस कर रहा था। उसे अपनी सोच और व्यवहार पर ग्लानि होने लगी और उधर साक्षी के मन पर आज बसंत छाने लगा। चलिए सुनते हैं सत्यम के मन की बात। मैं भीड़ में था, तुम खुद के पास रही। मैंने शोर को जीवन समझा, तुमने मौन को साधना बनाया। मैं काम में खो सा गया, तुमने तन्हाई से दोस्ती कर ली। मैं वक्त गिनता रहा, तुम लम्हे संजोकर जीती रही। मैंने तुम्हें ठहरना चाहा, मैंने तुम्हें ठहराना चाहा अपने डर की सीमाओं में। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, बस खुद को मुक्त कर लिया। तुमने खामोशी को चुना क्योंकि तुम जानती थी कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। तुम्हारी खामोशी में संगीत पलता रहा, लेकिन मैं सुन ना सका। तुम्हारी आंखों में सपने पलते रहे, मैं पढ़ ना सका। मैं शक के साए ओढ़े तुम्हारे उजालों पर प्रश्न करता रहा और तुम खुद से प्रेम करना सीखकर एक संपूर्ण आकाश बन गई। तुम बदली तो कोई विद्रोह नहीं हुआ, बस एक स्त्री पूर्ण हो गई। तुम्हारी मन की करुणा मेरे भीतर देर से उतरी। तुम्हें समझकर मैं बदला तो कोई घोषणा नहीं हुई। सच के सामने बस मैं नतमस्तक हो गया। आज समझ आया, प्रेम बांधता नहीं, समझना होता है। हक जताना नहीं, निभाना होता है। तुम विस्तृत नभ बनी तो मैं ऊपर देखना सीख गया। साक्षी, आज स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे रूपांतर के साथ मैं जागा हूँ और मेरा भी रूपांतर हो गया। सत्यम के दिलो दिमाग पर छाया कोहरा हट चुका था और सुनहरे जीवन की स्वर्णिम किरणें चारों ओर मुस्कुरा रही थीं। आज साक्षी के साथ साथ उस सत्यम का भी रूपांतर हो गया। सहसा मौसम रुमानी हो गया। सत्यम और साक्षी के बीच एक मधुर अध्याय का सुहाना सफर शुरू हो गया। जाने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं सूत्रधार ही नहीं बल्कि जो सत्यम है ना उसका अंतर्मन भी थी और साक्षी के मन की खुशी के उद्गार कुछ इस तरह निकले उसकी ही कविता के रूप में। तुम आए मन के आंगन में, बरसों से जमी खामोशी की धूल तुम्हारे कदमों की आहट से उड़ने लगी और हर कण उत्सव बन खिलखिलाने लगा। तुम्हारे स्पर्श ने केवल मुझे छुआ ही नहीं, मेरे थके विश्वास को जगा दिया। मेरे माथे पर स्वस्तिक रचकर चेहरे पर उल्लास की धूप फैला दी, जो फिसलकर मेरी आत्मा तक पहुंची। यूं लगा मेरे भीतर तक प्रेम गुनगुनाता हवाओं में बहता बसंत आ गया है। स्वर्णिम धूप लिए मेरे भीतर अंबर से सूरज उतरा और मन के सजर पर कई कोपलें अनायास फूट पड़ी। यादों की शाखाओं पर लहलहाने लगे उल्लास के मनमोहक नव सुर्ख पुष्प। यूं लगा मेरे जीवन में बसंत ही नहीं आया, मैं स्वयं बसंती हो गई। मैं स्वयं बसंती हो गई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का नाटक। ये नाटक केवल पति पत्नी के रिश्ते की कथा नहीं थी, बल्कि आज के समय में रिश्तों को बचाए रखने की एक संवेदनशील, सच्ची और आत्म मंथन से भरी कोशिश थी। जब समय सवाल करता है
और आत्मा उत्तर खोजती है, तब जन्म लेता है एक रूपांतर। ये नाटक उसी बदलाव की कहानी है जो सिर्फ बाहर ही नहीं, भीतर भी घटता है। कुछ टूटता है, कुछ जुड़ता है और कुछ बेहतरी की ओर एक कदम आगे बढ़ता है। उम्मीद है आपको ये नाटक पसंद आया होगा और ये बता दूं, हम ऐसे ही नाटक जो आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, हम लेकर आपके लिए आते हैं। अब रश्मि कुछ कहना चाहोगी? जी दी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, मैं बात कर रही हूँ हमारे दर्शकों का, उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा हमेशा से मेरा और आपका मानना है कि एक कलाकार अधूरा होता है अगर उसे कोई सुनने वाला और देखने वाला ना हो। तो जितने भी बिल्कुल। हमारे आज दर्शक जुड़े हैं, मुझे उनकी लिस्ट सामने दिख रही है। अनूप जालान जी हैं, निशा मोटघरे जी हैं, गायत्री जोशी जी हैं, अमिता कौशिवा जी हैं और डॉक्टर किरण दयाल हैं, और ये सब जो हैं हमारे दर्शक, ये शुरू से जुड़े हुए हैं, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन की हमेशा हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये कहानियाँ हमेशा डॉक्टर अपर्णा प्रधान लेकर आती रहेंगी, और इस पटकथा की भी लेखिका डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी हैं। उन्होंने एक गीत भी इसमें गाया है, वो एक गायिका भी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर रेणु मिश्रा भी हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर कवित्री हैं हमारे एलडब्ल्यूजी के पटल पर, और मैं हमेशा इन दोनों से सीखती रही हूँ। और यही नहीं, अपर्णा दी, अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें, इसमें कुछ जोड़ना चाहें, क्योंकि मुझे ये पता है कि आज जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है कि इन कहानियों को बाकी लोगों तक पहुँचाएँ। ज़रूरी नहीं कि वो आज ही जुड़ें, शायद 1 महीने बाद देखें, चाहे 1 हफ्ते बाद हमारी इस कहानी को देखें, लेकिन ज़रूर देखें, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे नहीं तो किसी और का ही रहा है। और मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी तहे दिल से, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और बस ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना है कि आशीर्वाद बना रहे, मैं कहानियाँ लिखती रहूँ और हम लोग मंच पर ये उसको नाटक के रूपांतर करके लेके आते रहें। और अगर समाज में थोड़ा-सा भी बदलाव आता है इन कहानियों के कारण से, भले ही 10 लोग बदलें, तो फिर ऐसा लगेगा कि हाँ, कहानी का लिखना सार्थक हो गया। बिल्कुल तो सही। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। रेणु, तुम कुछ कहना चाहोगी? सबसे पहले तो दी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इतनी सुंदर पटकथा लिखने के लिए। और मेरा जैसे बताया था अपर्णा दी ने कि ये मेरा पहली बार था कि मैं नाटक कर रही थी, मैंने कभी किया नहीं। और जो भी गलती हुई होगी, मैं दर्शकों से तो क्षमा प्रार्थी हुई, और अपर्णा दी और रश्मि से भी कहूँगी अरे! कि मुझे माफ़ करिएगा, कोई मेरे नहीं, से बहुत भूल-चूक अच्छा हुई करा, हो तो। बहुत अच्छा। एक और बात कहिए, मैं एक जी। बात कहना चाहूँगी कि रेणु दी, आपके अंदर का जो कलाकार है ना, उसे आप सीमित मत करिए। आपने इतनी अच्छी जो आज वाचन किया है और जो इतनी अच्छी एक्टिंग की है, वो सही में काबिल-ए-तारीफ़ है। तो वो जो सिर्फ़ एक कविता तक आप सीमित मत रखिए, आप आगे भी जुड़िए हमारी नाटिकाओं से। अपर्णा दी तो हैं ही, तो बस बिल्कुल, अब यही। आप दोनों मिल गए हैं और मुझे आपने अपने साथ ले लिया है, तो बस अब मुझे एक नया आसमान मिला है जिसमें मैं अपने पंख फैलाऊँगी, और बहुत कुछ सीखने को है आपसे। मैं दर्शकों को बता दूँ कि रश्मि जी ने इसमें थिएटर में काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत ट्रेनिंग है इनकी, और इनका अपना थिएटर ग्रुप भी है। जर्मनी में भी अभी ये सीख रही हैं और उसके लिए गई हुई हैं वहाँ पर। तो हम सबकी गुरु हैं, हम लोग इनसे पूछते रहते हैं, अपर्णा दी ये तो हैं ही तो अपने में ग्रेट, और वही। बस साथ में हैं तो कुछ न कुछ सीखेंगे और आगे चलते रहेंगे, और अब इसके साथ हम लोग शायद विदा लें दर्शकों से। नहीं, हम और ये भी बताना चाहेंगे, रश्मि साबले जो है ये थिएटर की जानी-मानी हस्ती है, जी। और इन्होंने, आप सोचिए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है इंजीनियर के तौर पे, और लेकिन अपना शौक पूरा करने के लिए इन्होंने जॉब छोड़ी और थिएटर ग्रुप पे घुस गई। और मैं वाह! यही शुभकामनाओं के साथ में कहूँगी कि ऐसे ही तुम्हारी जर्नी आगे बढ़ती रहे और हम लोग आगे साथ-साथ काम करते रहें। इसी के साथ
हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।